नमस्कार, सुबह लक्ष्मी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत घई। आगे बढ़ने से पहले आइए देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। Given the significant economic and financial interconnections between the United States and the rest of the world, the situation abroad bears close watching. ग्लोबल अनिश्चितता के चलते अमेरिकी फेडरल रिजर्व का ब्याज दरें अभी नहीं बढ़ाने का फैसला। फेड चेयरमैन जेनेट येलेन ने कहा, इकोनॉमी की हालत सुधरी तो साल के अंत तक बढ़ाएंगी दरें। हमारे मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है, अच्छी तरह से 8,100, 8,150 की तरफ जा सकता है। बाजार के दिग्गजों ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले को भारतीय बाजारों के लिए बताया फायदेमंद। कहा, आरबीआई के सामने अब ब्याज दरें घटाने का अच्छा मौका। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले के बाद अमेरिका की बाजार में मिला जुला कारोबार। एशियाई बाजारों की कमजोर शुरुआत, जापान का निकाई करीब 1.5% नीचे। ग्लोबल करेंसीज के मुकाबले डॉलर इंडेक्स में 1.25% की कमजोरी। कच्चे तेल पर भी दिखा हल्का दबाव। और अमेरिका में ब्याज दरें नहीं बढ़ने से भारतीय बाजारों को कितनी राहत, दिखाएंगे दिन भर दिग्गजों की सटीक राय सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर आज दिन भर। जी, अब एक बड़ा इवेंट अब हमारे पीछे है। फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें नहीं बढ़ाई हैं ग्लोबल अनिश्चितता के चलते, खास तौर पर चाइना की दिक्कतों के चलते, ये कहना है जेनेट येलेन जी का। और आप देखिए, कल एक रिलीफ रैली देखने को जरूर मिली थी। डाउ में करीब करीब 160 अंक की बढ़त देखी गई थी उस अनाउंसमेंट के बाद, लेकिन वो सब गुम हो गई और हमने देखा करीब करीब 60 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट के साथ डाउ बंद हुआ। यानी अगर आप इंट्राडे से देखें तो 225 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है हाई से डाउ में। और नैस्डैक बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ है। अब एक अनिश्चितता खत्म तो हुई है, लेकिन अभी भी तलवार लटकी हुई है कि अब ब्याज दरें कब बढ़ेंगी, अक्टूबर में बढ़ेंगी, दिसंबर में बढ़ेंगी, अगले साल बढ़ेंगी। इसको लेकर एक नई डिबेट अब शुरू हो चुकी है और इसी कंफ्यूजन के चलते आप देखिए दुनिया भर के बाजारों को अब ये नई चिंता सताने लगी है। डॉलर इंडेक्स, जिसको आप अभी अभी देख रहे थे, यहां गिरावट देखने को मिल रही है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से ब्याज दरें वहां पर नहीं बढ़ाई गई हैं तो इकोनॉमी अमेरिका की अभी तैयार नहीं है। और इसीलिए आप देखिए डॉलर इंडेक्स में जो एक मजबूती देखने को मिल रही थी, कल वो गुम होती हुई नजर आई। साफ तौर पर डॉलर इंडेक्स कमजोर हुई है तो भारतीय रुपया आज थोड़ी मजबूती के साथ ट्रेड कर सकता है। लेकिन सोने पर आज हमने देखा एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी। $1130 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ भारतीय बाजारों में भी अब एक्सपेक्टेशन यही है कि सोने में एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। लेकिन आप देखिए इस समय एशियाई बाजार किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं। खास तौर पर जापान का बाजार 1.25% नीचे इस समय ट्रेड करता हुआ। हांगकांग के बाजार बिल्कुल फ्लैट हैं और दूसरे बाजार देखिए ताइवान, स्ट्रेट टाइम्स, यहां भी कोई रनअवे रैली नहीं देखने को मिल रही है, बल्कि अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा ही कहना चाहिए। एक रिलीफ की खबर है, लेकिन फिर भी आप देखिए चिंता यही है कि चाइना को लेकर जिस तरह से दिक्कतें थी और फेड ने इस बात का कॉग्निजेंट लिया है और इसीलिए ब्याज दरें वहां नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। साफ तौर पर दिक्कत काफी बड़ी। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी आप देखिए 21 अंक की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। कल जब ये अनाउंसमेंट होने वाला था उससे पहले 50 अंक की बढ़त थी, तो वैसे देखें तो 50 अंक की बढ़त के सामने 21 अंक की बढ़त रह गई है। लेकिन हरे निशान के साथ शायद आज शुरुआत हो सकती है। इस तरह के संकेत इस समय तक अभी मिल रहे हैं। चलिए, अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। फेडरल रिजर्व की चेयरमैन जेनेट येलेन के मुताबिक महंगाई दर लक्ष्य से कम है। साथ ही एक्सपोर्ट सेक्टर में अभी दिक्कतें बनी हुई हैं। साथ ही रोजगार के मोर्चे पर भी हालात अभी बेहतर नहीं हुए। हालांकि उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक ब्याज दरें बढ़ने के हालात बन सकते हैं। जेनेट येलेन ने अमेरिकी इकोनॉमी में सुधार की उम्मीद जताई है। However, in light of the heightened uncertainties abroad and a slightly softer expected path for inflation, the committee judged it appropriate to wait for more evidence, including some further improvement in the labor market, to bolster its confidence that inflation will rise to 2% in the medium term. Now, I do not want to overplay the implications of these recent developments, which have not fundamentally altered our outlook.
जहां फेडरल चेयरमैन जेनेट येलन के मुताबिक अक्टूबर में भी ब्याज दरों में बढ़ने का फैसला कई पहलुओं पर निर्भर होगा। उन्होंने कहा कि ये फैसला महंगाई, रोजगार और ग्लोबल हालात जैसे कई परिस्थितियों पर निर्भर रहेगा। You can see from the SEP projections that most participants continue to think that economic conditions will call for or make appropriate an increase in the federal funds rate by the end of this year. The committee can make a decision to move to change our target for the federal funds rate. That certainly includes October. EM कैपिटल के सेठ आर फ्रीमैन ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले को उभरते बाजारों के लिए फायदेमंद बताया है। आइए सुनते हैं। One of the problems is if they raise rates and it causes the economy to slow down a little bit, it's very disconcerting, and they lose credibility if they need to reduce rates again. And that has actually happened in many other countries over the last couple of years. So they're probably very sensitive in making an adjustment, too early. And since we don't have much inflation, in a way, there's no fundamental reason why they have a sense of urgency to do it now. EM कैपिटल के सेठ आर फ्रीमैन का ये भी मानना है कि यूएस फेड के फैसले से भारत में विदेशी निवेश बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि अपना पैसा निकाल चुके एफआईआईज अब भारतीय बाजारों में दोबारा लौटेंगे। This is positive. I think this will be very positive going through the end of the year. Some investors may find, in fact, that they've over-adjusted their portfolios over the last couple months, and that they can go back into the market. Again, a lot of this investment is index-based, and that's going to force a sort of a herd effect. So if more money is coming into India in particular, other institutions may have to follow. वहीं क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट DK जोशी के मुताबिक अमेरिकी इकोनॉमी में अभी और सुधार की जरूरत है और यूएस फेड दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ा सकता है। हालांकि इसकी रफ्तार काफी धीमी रहेगी। 3 चीजों पे अगले कदम उनके निर्भर करेंगे। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट नीचे आ गया है, पर उसमें वो पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। दूसरा यह है कि इन्फ्लेशन का जो उनका टारगेट है वो एक्सपेक्टेशन से कहीं नीचे है, तो उसको वो चाहते हैं कि धीरे धीरे महंगाई की दर बढ़ रही है यूएस में, इसका संकेत मिलना उनको शुरू हो जाएगा। और अभी फिलहाल इन्फ्लेशन के जो एक्सपेक्टेशन है वो लो ही है, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस नीचे आ गए हैं और नॉन एनर्जी प्राइसेस भी नीचे हैं। और तीसरा ग्लोबल डेवलपमेंट्स जिनके कारण अभी वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है और उनको वो थोड़ा और क्लोजली देखना चाहते हैं। तो आगे चलते हुए अगर उनको इन तीनों चीजों में कंफर्ट दिखाई देगा तो वो रेट बढ़ाने की संभावना हो जाती है, नहीं तो फिर थोड़ा सा और डिले भी हो सकता है। वहीं मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा को दिसंबर में भी अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद कम लग रही है। एक तो उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन पे हम कन्विंस नहीं है, दूसरा ग्लोबल टर्मोइल हम देख रहे हैं, और तीसरा जो 94 का जो लेसन है वो लर्नड है, जो इन्होंने कहा कि हम बहुत ग्रेजुअल तरीके से हम रेट्स बढ़ते दिख रहे हैं। और जो इन्होंने आगे इंडिकेशन भी दिया फेड फंड रेट्स का 2016 और 17 वो भी लोअर है, तो जून से रेट्स लोअर हुए हैं, इनका रेट आउटलुक लोअर हुआ है और अब लग रहा है कि दिसंबर में भी कम प्रोबेबिलिटी लग रही है कि रेट हाइक आएगा। और अजय बग्गा के मुताबिक फेड का ब्याज ना बढ़ाना बाजार के लिए अच्छा है। निफ्टी आज सुबह 8150 तक जा सकता है। जिस तरह से SGX निफ्टी दिन भर में हमने देखा 2% हायर भी गया था, तो मेरे ख्याल से पोजीशंस बनी है, तो गैप अप मार्केट मुझे लग रहा है कि आपका मार्केट अच्छी तरह से 8100 8150 की तरफ जा सकता है शुरुआत में ही। चलिए, और SGX निफ्टी इस समय दिखा रहा है कि 27 अंक की बढ़त हो सकती है आज शुरुआती कुछ मिनटों में। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन देखना होगा किस तरह से खुलता है और कहां पर जाकर क्लोजिंग होती है। लेकिन इस समय एक इंपॉर्टेंट खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई, टाटा स्टील दरअसल टाटा मोटर में अपनी हिस्सेदारी बेच सकता है। CNBC आवाज ने कुछ हफ्तों पहले आपको ये जानकारी दी थी कि टाटा मोटर्स के शेयर बेचे जा सकते हैं, और अब वो खबर
सही साबित होती हुई 324 रुपए 50 पैसे से 338 रुपए 5 पैसे के बीच में ये ब्लॉक डील हो सकती है। तो इन दोनों ही शेयरों पर आज जरूर नजर रहेगी बाजार खुलने के साथ ही। लेकिन चलिए रुक करते हैं वापस। एफओएमसी ने जिस तरह से ब्याज दरें ना बढ़ाने का फैसला लिया है वो भारत के लिए कैसे हैं, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए कैसे हैं, आज किस तरह से एक्शन देखने को मिल सकता है दुनिया भर के बाजारों में, डीबीएस बैंक की इकोनॉमिस्ट राधिका राव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हाय राधिका, गुड मॉर्निंग। कैसे देख रही हैं आप इस फैसले को जो फेड ने लिया है ब्याज दरें नहीं बढ़ाने का अभी? गुड मॉर्निंग। हाँ हिमेश, जैसे आपने कहा, आई थिंक जो ओवरनाइट एक्शन था कि उन्होंने रेट्स नहीं बढ़ाए हैं, स्टेटस को किया है। आई थिंक अभी मार्केट का टेंशन ऐसा है कि एक तरफ से ऐसा लग रहा था कि यूएस इकोनॉमी इज गेटिंग बेटर, लेकिन अभी अटेंशन वहां से ग्लोबल अनसर्टेनिटीज पे ज्यादा होगा, जहाँ पे उन्होंने भी एक्सप्लिसिटली कहा है कि जो रीसेंट ग्लोबल डेवलपमेंट्स हुए हैं वो उनको डिस्कम्फर्ट लग रहा है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि वो ग्लोबल एक्टिविटी कम रहेगा और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन उनके गोल के नीचे रहेगा। तो उन्होंने वो लिंकेज बनाया है और ये एक्सप्लिसिटली आई थिंक चाइना के रेफरेंस में होगा, क्योंकि पिछले 4-5 साल में जितना भी एशिया में और यूरोप में सब ग्रोथ हुआ है उसमें 50% चाइना का कंट्रीब्यूशन रहा है। तो अगर वो धीमी तरह से ग्रो होगा तो ऐसा मोस्ट ऑफ द अदर इकोनॉमीज आई थिंक ज्यादा तेजी से ग्रो ना कर पाए। तो उस वजह से आई थिंक मार्केट्स विल स्विंग बिटवीन जो पहले इंडिकेशन है यूएस इज ग्रोइंग वेल टू नाउ ग्लोबल अनसर्टेनिटी बिकमिंग अ बिगर इशू। तो वो जो रिलीफ रैली होगा वो शायद लास्ट ना कर पाए। तो अब आपको क्या लग रहा है कि एफओएमसी कब वहां पर दरें बढ़ाएगी? क्योंकि ग्लोबल चिंताओं के चलते वो अभी दरें नहीं बढ़ा रही, तो लगता नहीं कि शायद अक्टूबर तक ग्लोबल चिंताएं सुधर जाएं या दिसंबर तक भी ग्लोबल चिंताएं सुधर जाएं। आपको क्या लगता है ये मामला अब 2016 तक के लिए टल गया है? इंडिकेशन ऐसा है, हमारा इन हाउस एक्सपेक्टेशन अभी भी दिसंबर के लिए है, लेकिन इनके ओवरनाइट कमेंट्स की वजह से ऐसा लगता है कि वो शायद पुश बैक होगा, क्योंकि अगर आप उनका प्रोजेक्शंस देखें जो एफओएमसी ने डाले हैं, ग्रोथ इस साल 0.02 ज्यादा किया है, लेकिन बाकी 2 सालों के लिए उनका प्रोजेक्शन कम है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट और भी कम होते देख रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल उनको लगता है कि अभी स्लैक है इकोनॉमी में, जो इन्फ्लेशन को बढ़ाए बिना ग्रोथ हो सकता है, जिसको बोलते हैं नॉन इन्फ्लेशनरी ग्रोथ। तो इसकी वजह से रेट्स को ज्यादा करने की इतनी अर्जेंसी नहीं है। तो उनका ग्रोथ इवन प्लॉट चार्ट जैसे कहते हैं, जैसे कहाँ पे वो रेट देख रहे हैं वो भी कम हुआ है इस साल के लिए और नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए भी। तो उनका ऐसा मानना है कि इस साल शायद एक ही हाइक हो या जस्ट 10% इंक्रीज हो, 10% 0.1%, और नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए 1% इंक्रीज हो सकता है उनके प्रोजेक्ट की वजह से। लेकिन आई थिंक इंडिकेशन ये है कि इस साल शायद रेट्स ना इंक्रीज हो, तो हमें अपना एस्टिमेट रिवाइज कर रहे हैं। शायद इट कुड बी दैट 2016 में उनका स्टार्ट हो, लेकिन ये अभी भी यही थॉट प्रोसेस है कि अगर वो इंक्रीज भी करेंगे वो बहुत ही धीमी तरह से करेंगे और एट बेस्ट अबाउट 1% अ ईयर या कम ही रहेगा नेक्स्ट 2 ईयर। राधिका जी, एक आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है फ्लोज कैसे रह सकते हैं इमर्जिंग मार्केट्स में और खास तौर पर भारत में? क्योंकि हम देख रहे थे एफआईआईज अब तक इक्विटी से करीब 20,000 करोड़ रुपए निकाल चुके हैं पिछले कुछ हफ्तों में, महीनों में, और अब ये एक एफओएमसी की तरफ से स्टेटमेंट की ग्लोबल अनिश्चितता के चलते वो ब्याज दरें दरअसल इस समय नहीं बढ़ा सकते। तो साफ तौर पर चिंता चाइना को लेकर ही है। आपको क्या लगता है फ्लोज कैसे रह सकते हैं? फ्लोज बेहतर होंगे, यहाँ से और खराब होंगे? जैसे एफआईआईज ट्रिम कर रहे हैं, आई थिंक सिर्फ इंडिया से नहीं बाकी बहुत सारे मार्केट से भी आउटफ्लोज हो रहे हैं इमर्जिंग मार्केट स्पेस में। स्पेशली आप देखें ब्राजील, टर्की, उनमें तो और ज्यादा है क्योंकि करेंसी पर भी काफी प्रेशर है। लेकिन जब ये मार्केट स्टेबलाइज हो जाएंगे, जो मार्केट चाइना पे ज्यादा डिपेंडेंट है, जैसे आप बोले कोरिया, ताइवान, हांगकांग, वो वाले मार्केट्स हैं, उनमें प्रेशर ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि हमारा अभी भी एक्सपोर्ट रिलायंस ऑन चाइना बहुत कम है। तो इसकी वजह से दो मार्केट में प्रेशर रहेगा, लेकिन बाकी रीजनल मार्केट की तरह नहीं रहेगा, तो भी कम रहेगा। और ग्रोथ भी हमारा भी 7% है, इन्फ्लेशन हैज कम ऑफ। आरबीआई को भी इनफैक्ट ओवरनाइट फेड के एक्शन से हमें लगता है कि आरबीआई कट करेंगे रेट इस महीने। तो ये सब पॉजिटिव की वजह से इक्विटी जो करेक्शन होगा वो बहुत शार्प नहीं होगा। लेकिन ओवरऑल जब ग्लोबल इकोनॉमी का काफी पेसिमिस्टिक व्यू है, तो हम आई थिंक इंडिया कांट गो अनएस्केप्ड।
बिल्कुल, शुक्रिया राधिका जी आपका आज समय निकालने के लिए, इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे भारत में आपको निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, कहां है आज कमाई के मौके, ये सब ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। जी हां, एशियाई बाजारों पर नजर डालिए। अब मामूली सी हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। शंघाई का मार्केट देखिए 0.5% ऊपर है। दूसरे बाजार देखिए हांगकांग में मामूली सी बढ़त देखने को मिल रही है। हालांकि जापान के बाजार में ज्यादा तेज गिरावट है। जापान के बाजार को लेकर एक खबर आपको और दे दूं कि जो मीटिंग हुई थी उनकी बैंक ऑफ जापान की, उसके मिनट्स भी आज आने वाले हैं। देखना होगा उस मिनट्स में क्या निकल कर आता है। कोस्पी फ्लैट ट्रेड करता हुआ, स्ट्रेट टाइम बिल्कुल फ्लैट है, तो कोई रनअवे रैली नहीं है। एसजीएक्स निफ्टी जो कल जेनेट येलन के स्टेटमेंट से पहले 50 अंक ऊपर था, इस समय देखिए उतनी तेजी नहीं देखने को मिल रही है। हालांकि हरे निशान में इस समय ट्रेड कर रहा है एसजीएक्स निफ्टी। अगर अभी अभी हम नजर डालेंगे तो आप पाएंगे 15-20 पॉइंट के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। जी हाँ, आप देखिए 15 पॉइंट की बढ़त अभी बनी हुई है। चलिए, आज भारतीय बाजार किस तरह से खुल सकते हैं, क्या रणनीति आपको बनानी चाहिए। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भी है। जियोजित बीएनपी पारिबा के वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह और सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। गुड मॉर्निंग गौरांग, ये बताइए जितनी तेजी देखने की एक्सपेक्टेशंस थी उतनी तेजी दरअसल एसजीएक्स निफ्टी नहीं दिखा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं एफओएमसी के स्टेटस को, डिसीजन को? सुप्रभात हेमंत, एक उम्मीद थी और मेरे ख्याल से हम चर्चा भी कर चुके थे कि शायद दरें नहीं बढ़ेंगी जी। रिएक्शन जो मेरे ख्याल से मोटे तौर पर आना था वो हमने पहले ही देख लिया था, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मार्केट हमेशा 2 कदम आगे चलता है हमारी और आपकी सोच से। और जिस प्रकार से थोड़ी मामूली बढ़त हम देख रहे, मेरा ये मानना है कि काफी बार बयान दे चुकी है जेनेट येलन साहिबा और फैक्टर्ड इन हो चुका था। तेजी अगर हमारे बाजार में देखनी है तो मेरे ख्याल से हमारे जो गवर्नर साहब है उनको कुछ करना पड़ेगा, ब्याज दरों में कटौती। वो मेरे ख्याल से एक सकारात्मक सा रुझान हमारे बाजार के लिए लेके आएगा। तो अनसर्टेनिटी एक तरह से अनिल बनी हुई है। देखा जाए तो अब नई चर्चा शुरू हो चुकी है, दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ेंगी या 2016 में ब्याज दरें बढ़ेंगी। आपने कैसे रीड किया इन सब स्टेटमेंट्स को? पहला तो जो गौरांग ने कहा, मैं उससे सहमत हूँ कि बाजार पहले ही काफी कुछ डिस्काउंट कर चुके थे। ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी और उस लिहाज से हम 7,900 तक निफ्टी पर पहुंचे। दूसरी बात, भले ही उन्होंने ब्याज दरें बढ़ाई नहीं है, लेकिन एक संकेत जो साफ दिख रहा है वो है कि अगले 3 सालों के लिए रोड में ब्याज दरों की बढ़ोतरी का क्लियर है। तो इट इज एज गुड एज हाइक, मतलब यानी कि वो ऑलरेडी एक तरह से वो पूरी तरह से बता चुकी हैं कि किस तरह से ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी। तो अब ये खाली वक्त की बात है कि पहला हाइक कब होता है, क्योंकि इतनी क्लैरिटी अमेरिकी फेड ने पहली बार दी कि 3 सालों तक उनका इरादा 3.25-3.5% की रेंज में ब्याज दरों को ले जाने का है। तो अब भले ही वो दिसंबर से शुरुआत हो या कहीं आगे से, लेकिन एक क्लैरिटी बहुत साफ हो गई कि ब्याज दर बढ़ने का अगले 3 साल का रोड मैप जो दे दिया है, तो बाजार उस पर अपना एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि इतनी उत्साह नहीं दिख रही। और दूसरी बात है कि जनरली जब अगर इवेंट के पहले आप मजबूती के साथ जाएं तो सेल ऑन न्यूज का मामला तो होता ही है, वैसा है। और भारतीय बाजार भी अगर आप देखें तो बेहद इंटरेस्टिंग लेवल्स पर है, महीने भर के उच्चतम स्तर पर है। और 8,000-8,200 वो रेंज है जिसके पार जाने के लिए बाजारों को कुछ और नेगेटिव और पॉजिटिव ट्रिगर की जरूरत है। तो अब अल्टीमेटली ये है कि अब सारा फोकस शिफ्ट होता दिखेगा 29 सितंबर पर। उम्मीद कर सकते हैं कि इस हाइक को रोकने के बाद एक आरबीआई ब्याज दरों में कटौती का डिसीजन ले सकता है। तो बाजार के लिए बहुत सारी साइड अपसाइड भी नहीं है तो डाउन साइड रिस्क भी नहीं है, थोड़ा कंसोलिडेशन का मूड माहौल रहेगा। लोअर साइड पर 7,800 अब बाजार के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। गौरांग जी, एक तरह से जेनेट येलन जी ने ये दिखा दिया कि वो ग्लोबल सेंट्रल बैंकर हैं, खाली फेड की बैंकर नहीं है। जिस तरह से उन्होंने ग्लोबल चिंताओं को जहन में रखा और इस बार ब्याज दरें ना बढ़ाने का फैसला किया। ये बताइए, अब चाइना के ऊपर दुनिया भर के बाजारों की नजर टिकी रहेगी, आप कैसे देख रहे हैं इसको, और यहां से अब क्या रणनीति होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की, ट्रेडर्स की? देखिए, ट्रेडर्स जहां तक है एक दायरा बना हुआ है और हम जैसे अनिल जी जिक्र कर रहे थे ऊपरी तरफ के दायरे में काम कर रहे हैं। और पिछले हफ्ते भी हमने यही राय दी थी कि उछाल पर बेचे। एक सकारात्मक सा रुझान मेरे ख्याल से पहले तो ब्याज दरों के बाद कटौती अगर हमारे यहाँ होती है तो आएगा। और अमेरिका का जो
जो चिंता है और जो जताया है जेनेट येलन साहिबा ने, वो बिल्कुल महफूज है, क्योंकि वो निर्भरता है उनकी काफी हद तक चाइना के बाजार पर, और जिस तरीके से जापान में भी जो अर्थव्यवस्था को लेकर के डाउनग्रेड कुछ आए वहां की रेटिंग को लेकर के, तो ये चिंता और जो जिस तरीके से उठापटक पूरे विश्व भर के बाजार में हो रही थी, मेरे ख्याल से एक औपचारिक रूप पर उन्होंने जो जताया है वो एक सही बात है, और वो मैं मानता हूं कि एक लॉजिकल थिंकिंग जिसे हम कहते हैं उस तरफ के डायरेक्शन है। हमारे यहाँ पर हेमंत 2 ट्रिगर, एक तो ब्याज दरें कटती है तो अच्छी बात है 29 सितंबर से पहले, और दूसरा एक बड़ा ट्रिगर होगा बिहार के चुनाव। ये मैं मानता हूं कि एक बहुत ही निर्णायक तरीके से जब भी नतीजे आएंगे कुछ समय बाद, महीने बाद, या जब भी आएंगे, अगर पलड़ा भारी हुआ बीजेपी का, तो मैं मानता हूं कि जो चिंताएं हमको है रणनीति को लेकर के, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के, बिल वगैरह पास नहीं हो रहे, वो मेरे ख्याल से गति पकड़ सकता है। तो वो एक निर्णायक मेरे ख्याल से संकेत हो सकता है बाजारों के लिए। चलिए, बस शुक्रिया आप दोनों का इस जानकारी के लिए। वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे करेंसी और कमोडिटी बाजार को आज आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। जी हां, जेनेट येलन ने ब्याज दरें अमेरिका में नहीं बढ़ाई हैं, और आप देखिए इस समय एसजीएक्स निफ्टी करीब 24 अंक ऊपर ट्रेड करता हुआ शांघाई और हांगकांग के बाजारों में मामूली सी बढ़त देखने को मिल रही है। हालांकि जापान का बाजार करीब 1% नीचे है। ऐसे में आज आपको निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, चार्ट्स क्या संकेत दे रहे हैं, चलिए इस पर बात करते हैं। बोनांजा पोर्टफोलियो के पुनीत किनरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय पुनीत, गुड मॉर्निंग। 4 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं, अगले हफ्ते एक्सपायरी भी है बृहस्पतिवार को। ये बताइए, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है और लॉन्ग साइड पर जाना चाहिए या उछाल में बिकवाली करनी चाहिए, क्या हो रणनीति? हेमंत जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल फेड ने ब्याज दरों में कोई चेंज नहीं किया है, ये इमर्जिंग मार्केट्स के लिए एक पॉजिटिव साइन है, पर मुझे लगता है कि दिसंबर तक सभी इमर्जिंग मार्केट्स अब एक दायरे में ट्रेड करेंगे, उसके बाद ही क्लियर कट एक रैली देखने को मिलेगी। सेकंड बात यह है कि आरबीआई का अब हमारी मार्केट का सारा फोकस एक आरबीआई के ऊपर रह जाएगा, और आरबीआई को ध्यान में रखते हुए ही हमारा मार्केट कुछ काम करेगा। और जैसे कि रेट कट की उम्मीद है तो डाउन साइड लिमिटेड रहेगी और मार्केट ऊपर जाने की डायरेक्शन में रहेगा। जहां तक आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात है तो परसों मार्केट 2 दिन के दायरे के ऊपर ब्रेकआउट देकर ऊपर बंद हुई थी, तो सेटअप काफी पॉजिटिव बना हुआ है। मुझे लगता है कि 7899 पे निफ्टी बंद हुई थी, निफ्टी सपोर्ट को बाय कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट 7960 बनेगा, दूसरा टारगेट 7980 बनेगा, नीचे स्टॉप लॉस 7830 का लगा के रखें। ऑलराइट, तो तेजी कर जाएं, 7980 तक जा सकता है। शुक्रिया पुनीत आपका इस जानकारी के लिए। और कमोडिटी और करेंसी बाजार को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय अनुज, गुड मॉर्निंग। आप कैसे देख रहे हैं इस बैठक के आउटकम को, और क्या रणनीति अपनानी चाहिए, खासतौर पर सोने में और रुपए पर के लिए भी बताइए, क्या दायरा रह सकता है आज? गुड मॉर्निंग हेमंत जी। जो मीटिंग हुई है उसके पीछे अगर देखें तो कहीं ना कहीं ग्लोबल टेंशन है, कहीं ना कहीं हम देखें कि चाइना का करेंसी डिवैल्यूएट है, जापान को डाउनग्रेड किया है, और साथ में अगर हम देखें तो यूएस के अंदर भी अभी भी इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और जो उनकी जीडीपी ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं अभी भी कंसर्न में है। तो उसको लेकर जो डिसीजन लिया है मुझे लगता है कि वो कमोडिटी मार्केट की थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब एक सेव एवन डिमांड गोल्ड में देखने को मिल सकती है। तो हमारा व्यू रहेगा कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में बाय करके चले। इंट्राडे एज वेल एज मिड टर्म के लिए मुझे लगता है कि नेक्स्ट पॉलिसी मीटिंग तक गोल्ड के अंदर बाय इनिशिएट कर सकते हैं। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से करीबन 26,100 के आसपास गोल्ड में बाय इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट इनिशियली 26,400 और कॉमेक्स में करीबन $1150 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। वक्त फिलहाल एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हाजिर करेंगे स्टॉक 2020 का इंटरेस्टिंग मुकाबला। हमारे साथ नीरज और पूजा जुड़ेंगे जो बताएंगे 20 इंटरेस्टिंग स्टॉक्स।